ओके जी, दी वेवलेंथ हमारा न्यूमेरिकल नंबर 8.1, दी वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल फ्रॉम अ रेडियो ट्रांसमीटर इज़ 1500 मीटर एंड द फ्रीक्वेंसी इज़ 200 किलोहर्ट्ज़. व्हाट इज़ द वेवलेंथ फॉर अ ट्रांसमीटर ऑपरेटिंग एट 1000 किलोहर्ट्ज़ एंड विद व्हाट स्पीड दी रेडियो वेव्स ट्रेवल. सो 1500 मीटर हमारे पास वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी है 200 किलोहर्ट्ज़. ये तब है रेडियो ट्रांसमीटर, फर्स्ट रेडियो ट्रांसमीटर के लिए तो हम इसको λ1 और f1 से डिनोट करेंगे जैसे कि यहाँ पे किया है. और 200 किलो हर्ट्ज़ को हर्ट्ज़ में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. किलो की जगह 1000 आ जाएगा तो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आंसर आ जाएगा. सेकेंडली उन लोगों ने कहा है कि अगर हम लोग अपनी फ्रीक्वेंसी को उसी रेडियो ट्रांसमीटर के लिए फ्रीक्वेंसी को चेंज करके 200 से 1000 कर देते हैं तो अब बताएं कि जी क्या होगी वेवलेंथ की वैल्यू इस फ्रीक्वेंसी के लिए f2 के लिए और स्पीड ऑफ द रेडियो वेव्स क्या होगी. अच्छा जी, स्पीड को मैंने v1 या v2 के लिए स्पेसिफाइड इस वजह से नहीं किया बिकॉज सेम हमारे पास जो ट्रांसमीटर है तो उसके लिए स्पीड सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, वेवलेंथ चेंज हो सकती है. अच्छा जी, अब हम लोगों ने अपने इसको आ गए हम इसकी कैलकुलेशन के ऊपर. तो ये फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, नहीं है तो कर लीजिए. v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा. अच्छा जी, फॉर द स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स के लिए हमने क्या किया कि f1 और λ1 को यूटिलाइज़ किया. v को फाइंड करने के लिए f1 भी गिवन है और λ1 भी गिवन, उनकी वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट किया. सेकेंडली हम लोगों ने उसको कैलकुलेटर पर सॉल्व आउट किया, हमारे पास v की वैल्यू मीटर पर सेकेंड में आ गई. अब वेवलेंथ की बात कर लेते हैं. वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है λ2 के लिए, तो हमने इस वाले एक्सप्रेशन को जो कि जनरल फार्मूला λ2 और f2 के लिए डिनोट किया. उसके बाद इसको रीअरेंज किया ताकि हम λ2 को फाइंड आउट कर सकें. उसके बाद v की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी उसको डिनोट किया, f2 की वैल्यू गिवन थी उसको डिनोट किया, उसको कैलकुलेटर पे सॉल्व किया और हमारे पास λ2 की वैल्यू आ गई. बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था. और अब क्या हुआ, हमारे पास वेवलेंथ फॉर ट्रांसमीटर आ गई है और स्पीड ऑफ रेडियो वेव आ गई है, तो इसको हमने रिजल्ट में डिनोट कर दिया है. अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 कि बिकॉज सेकंड आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है इंक्लूडेड. अगर है तो मुझे बताइएगा, बट अकॉर्डिंग टू मी नहीं है. अ स्टेशनरी वेव इज एस्टेब्लिश इन अ string which is 120 centimeter long and fixed at both ends. The string vibration is 4 segment at a frequency of 120 hertz. Derive its wavelength and fundamental frequency. Okay. अब हमारे पास बेसिकली 120 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ है, तो हम लोग एल की जगह लिखेंगे 120 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 120 को 100 से डिवाइड कर देना है. सही हो गया. अब नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स 4 है, मतलब कि नंबर ऑफ़ लूप्स हमारे पास 4 हैं. वहाँ पे हम एन के आगे लिखेंगे 4 को. और फ्रीक्वेंसी उन्होंने लिखा कि एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 120 हर्ट्ज. तो बेसिकली f4 की वैल्यू, बिकॉज 4 सेगमेंट्स की बात फ्रीक्वेंसी का जिक्र है, तो 4 सेगमेंट्स चौथे सेगमेंट की फ्रीक्वेंसी वो हमारे पास 120 हर्ट्ज. f4 को हमने 120 हर्ट्ज के इक्वल लिया. इसको अगर पिक्चर के थ्रू समझे तो हमारे पास दोनों एंड्स के साथ जो है वो हमारे पास जो वो एक स्ट्रिंग है, वो दोनों एंड्स उसके फिक्स्ड हैं और हम वो 4 लूप्स बेसिकली बना रहा है. और ये रही उसकी लेंथ की वैल्यू. सही हो गया. अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को और वेव लेंथ को. ठीक हो गया. अब ऐसी सिचुएशन के लिए जब बोथ एंड्स जो है हमारे पास फिक्स्ड हों, ठीक है, सो हमारे पास लैम्डा का फॉर्मूला कुछ इस तरह से है. अच्छा जी, मैंने ये फार्मूला यूज़ किया स्ट्रेच स्ट्रिंग वाले टॉपिक के जनरल फार्मूला से. क्यों? क्योंकि हमारे पास बात स्ट्रिंग की हो रही है. सही है. और अ स्टेशनरी वेव्स इज इस्टेब्लिश इन अ स्ट्रिंग और जो बोथ एंड्स के साथ फिक्स है, तो बेसिकली हम किसी पाइप वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं. तो ऐसा जिक्र स्ट्रेच वेव वाले टॉपिक में ही हुआ था, तो फार्मूला भी उसी वाले टॉपिक का यूटिलाइज होगा. अच्छा जी, अब मैंने कुछ इस तरह से अपनी राइटिंग इसमें ऐड की, आपने मेरी राइटिंग को फॉलोअप करना है और यहाँ से होते हुए हम बेसिकली डायरेक्ट आंसर के ऊपर आ जाएंगे. इन्होंने कुछ कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा, उसको मैंने फॉलोअप नहीं किया. सो दिस इज़ अवर एक्सप्रेशन. अब हमारे पास n4 है बिकॉज वो 1 2 3 4 लूप्स को बना रहा है और उन्होंने लिखा भी 4 है, मेंशन 4 किया, दिस इज़ 4 सेगमेंट्स. तो हम लोग यहाँ पे n को 4 पुट करेंगे और यहाँ पर हमारे पास बेसिकली लेमडा को यहाँ पर चाहो तो 4 लिख लो सब्स्क्रिप्ट में, चाहो तो ना लिखो, इट्स अप टू यू. ठीक हो गया. उसके बाद l की वैल्यू को सब्सिट्यूट किया और n की जगह 4 को सब्सिट्यूट किया और इसको सॉल्व आउट किया तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई. उसके बाद आपने क्या करना है, ऐसे चलते हुए लैम्डा की वैल्यू आ गई. उसके बाद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है. फ्रीक्वेंसी के लिए जनरल एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से है. ठीक है. यहाँ पर अगर हम 4 सेगमेंट तो हमारा n क्या बन जाएगा, f4. अच्छा जी, हमारे पास बन जाएगा f4 इज़ इक्वल टू 4f1. बेसिकली क्या किया मैंने इस वाले एक्सप्रेशन में n की जगह 4 को सब्सिट्यूट कर दिया ड्यू टू 4 नंबर ऑफ सेगमेंट. ठीक हो गया.
अच्छा जी, अब उसके बाद हमने इसको रीअरेंज कर लिया है क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है, फंडामेंटल F1 हमें नहीं पता, हमने फाइंड आउट करना है। F4 उन लोगों ने हमें दिया है लेकिन F1 नहीं दिया, हम उसको फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया, उसमें सिंपल वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, रिजल्ट आ जाएगा, उसको लिख लीजिएगा। उसके बाद 8.4 की तरफ आ जाए आप लोग। अच्छा जी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट emitted by stretch string is 300 hertz. What will be the frequency of this note when the length of the wave is reduced by 1/3 without changing the tension? The tension increase by 1/3 without changing the length of the wire. अच्छा, बेसिकली इसको देख के पता चल जाएगा ये भी स्ट्रेच स्ट्रिंग वाला ही टॉपिक है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हम लोगों ने सारा इसके ऊपर अपना परफॉर्म करना है। अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट की बात करें तो हमारे पास उन लोगों ने दी है 300 हर्ट्ज। ये बेसिकली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उन लोगों ने हमें दी है। F1 की वैल्यू उन लोगों ने हमें दी है। ठीक हो गया, ये जो 300 फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 300 है ये हम लोगों ने दे दी। उसके बाद हमने थोड़ी चेंजिंग करके ए बनाया और थोड़ी चेंजिंग करके बी बनाया, उसको हम बाद में देखते हैं। फिलहाल अपनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को ज़रा हम अगर देखें तो यहाँ पर जो F1 है जिसकी वैल्यू 300 है ये बेसिकली इसकी इक्वल है। F1 इज इक्वल टू 1/2L F/m अंडर रूट इज इक्वल टू 300। क्योंकि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला ये है, तो उन्होंने हमें इस फॉर्मूला को सॉल्व आउट करके जो आंसर आना है हमें डायरेक्ट दिया हुआ है, उसको आपने लिखना है बेसिकली। ठीक हो गया, इस फॉर्म में इसको डिनोट कर लिया। अब अगली फरमाइश ये है कि फ्रीक्वेंसी फाइंड करो व्हेन लेंथ ऑफ द वेव रिड्यूस बाय 1/3। जितनी थी उसको हमने 1/3 उसको कम कर दिया है, तो वो हमने उसको F1 प्राइम कहा है और F1 डबल प्राइम तब कहा है जब व्हेन टेंशन इज इंक्रीज बाय 1/3। अब इसको देख लो कि दिस इज़ अवर स्ट्रिंग जो कि दोनों साइड्स के साथ फिक्स्ड है, उसकी लेंथ L है और F जो है उसमें टेंशन है। टेंशन को मैं F से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और ये हमारे पास टेंशन इन द स्ट्रिंग है। अब हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी F1 प्राइम के लिए पहले सॉल्व कर रहे हैं। F1 प्राइम हमें कब मिली, व्हेन द लेंथ ऑफ द वेव इज़ रिड्यूस बाय 1/3। अच्छा जी, अगर मैं एक प्रॉपर चीज़ को 3 हिस्सों में तकसीम करूँ तो जो उसका तीसरा हिस्सा है वो 1/3, इतना पोर्शन जो होगा वो 1/3 होगा। अच्छा जी, अब लेंथ को ज़रा आप देख लें। हमने क्या किया कि इसी वाले एक्सप्रेशन को दोबारा लिखा है लेकिन प्राइम के लिए। अब प्राइम मैंने इसमें क्या चेंजिंग की है, तो ये वाली एक्सप्रेशन F1 प्राइम बना, हमने सिंपली लेंथ को थोड़ा छेड़छाड़ किया उसके साथ, उसको थोड़ा चेंज किया। तो हमने सबको एज इट इज़ रहने देना है, बस जो चीज़ चेंज की है उसको हमने विद प्राइम डिनोट करना है। तो एल को बस हमने चेंज किया, बाकी किसी को चेंज नहीं किया। और तो एल को चेंज करके जब एफ प्राइम एल प्राइम बनाएंगे तो F1 जो होगा वो F1 प्राइम बन जाएगा। अच्छा जी, अब जो हमारी न्यू लेंथ एल प्राइम वो किसकी इक्वल है, L माइनस L/3। क्यों, क्योंकि हमने टोटल लेंथ में से उसका तीसरा हिस्सा निकाल देना है, मतलब टोटल लेंथ को रिड्यूस कर देना है 1/3। ठीक है, तो L माइनस L/3 कर दोगे तो हमारे पास जो है रिड्यूस लेंथ आ जाएगी। जैसे कि मैंने बताया कि अगर एक चीज़ को 3 हिस्सों में डिवाइड करो तो जो तीसरा हिस्सा होता है वो 1/3 होता है, तो उसमें से टोटल लेंथ में से 1/3 वाले पार्ट को डिलीट कर दो। उसके बाद आपने इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके हमारे पास एल प्राइम का आंसर आ जाएगा। अब इस एल प्राइम के आंसर को पुट कर दो यहाँ पर। तो बेसिकली पुट करने के बाद तो इस फॉर्म में इक्वेशन बनी। अब मैंने क्या किया है कि मैंने अपने F1 को निकालने के लिए इसको थोड़ा रीअरेंज किया। रीअरेंज करने के बाद हमें पता चले कि 1/2L F/m इंटू अंडर रूट ये किसकी इक्वल है, ये तो F1 की इक्वल है और F1 की हमारे पास वैल्यू भी गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे बेसिकली कि हमने कहा कि ये वाला पोर्शन F1 की इक्वल और F1 की वैल्यू जो गिवन थी उसको पुट कर दिया, तो हमारे पास F1 प्राइम का आंसर आ गया 450 हर्ट्ज। सिंपल, ये फॉलोअप मत करना, जो मैंने लिखा है साइड पे वो फॉलोअप करना। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आ जाओ कि फ्रीक्वेंसी जब हमने टेंशन को इंक्रीज़ कर दिया 1/3। अब टेंशन को इंक्रीज़ कर दिया 1/3, टेंशन को मैंने बताया था कि मैं F से डिनोट कर रही हूँ, तो F को मैं क्या किया कि F में हम लोगों ने ओरिजिनल F में F/3 को ऐड अप कर दिया, तो मेरे पास F प्राइम बन गया। तो अब F1 डबल प्राइम बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि इस वाले एक्सप्रेशन में चेंजेस किस में की है, टेंशन F में। तो F के ऊपर प्राइम आएगा, बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ ही रहेंगी बिकॉज हमने उनको नहीं डिस्टर्ब किया, हमने बस टेंशन F को डिस्टर्ब किया। क्या किया है उसमें इंक्रीमेंट कर दिया 1/3 पार्ट का। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इन लोगों ने जो स्टेप्स किए हैं वो मैंने जो येलो में किया हुआ है बस उसको कर लेना, उसको इतना इनके स्टेप्स को ना भी फॉलोअप करो तो कोई मसला नहीं है, बस आना चाहिए आपको। सही है जी, उसका एलसीएम लिया F + 1/3 F का एलसीएम लो तो हमारे पास कुछ ये आंसर बनता है। अब अपने रियल एक्सप्रेशन में हम लोगों ने बेसिकली हमारे रियल एक्सप्रेशन में F प्राइम की वैल्यू को पुट किया है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में वैल्यू को हम सब्सिट्यूट करेंगे।
अब हमने इसको रीअरेंज किया है। रीअरेंज करने के बाद हमने F1 को फिर से बना लिया। इसमें F1 ईजिली बन सकता था 4/3 रूट को अगर हम सेपरेट करते तो F1 ईजिली बन जाता। तो हमने इसको सेपरेट किया, F1 की वैल्यू पुट की है, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास F1 डबल प्राइम का आंसर आ गया। रिजल्ट में लिखोगे फ्रीक्वेंसी व्हेन द वेव इज़ रिड्यूस्ड एंड फ्रीक्वेंसी व्हेन द टेंशन इज़ इंक्रीज्ड। अच्छा जी, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। An organ pipe has a length of 50 centimeter. Find the frequency of its fundamental note and the next harmonic when it is open at both ends and closed at one end. अब organ pipe का जिक्र आ रहा है तो हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है एयर कॉलम वाला, उसी के सारे फॉर्मूलाज को हमें यूटिलाइज करना है। अब लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप 50 सेंटीमीटर गिवन, तो इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया। इस बेसिकली इस 50 को 100 पर डिवाइड करके वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ साउंड गिवन है। अब पिछले टॉपिक में 340 थी, यहाँ पे 350 है। आप लोग को 332 याद होनी चाहिए। कुछ ना गिवन हो तो आपने वो लिख लेनी, अगर गिवन हुआ तो वेल एंड गुड है, ठीक हो गया। ये दोनों हमारे पास अमाउंट्स गिवन है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे देखो आप लोग, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल नोट मतलब F1 एंड द नेक्स्ट हार्मोनिक व्हेन इट इज़ ओपन एंड, मतलब टू फ्रीक्वेंसीज दोनों केसेस के लिए। ए के लिए भी टू फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, बी के लिए भी, एक तो F1 F2 इसके लिए भी और F1 F2 इसके लिए भी। अच्छा जी, अब हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है F1 F2, और जब हम लोगों ने व्हेन ओपन एट बोथ एंड्स के लिए, जब सॉरी व्हेन क्लोज्ड एट वन एंड है तो हम लोगों ने F2 की जगह F3 लिखा हुआ है। उसका रीज़न ये है कि जब व्हेन क्लोज्ड एट वन एंड होता है तो हमारे पास n की नंबरिंग कुछ ऑड में चेंज होती है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे मैंने 2 सेकंड अपने हार्मोनिक को F3 में फ्रीक्वेंसी होती है उसमें, ठीक है ये सेकंड हार्मोनिक ही, बिकॉज दिस इज़ 1 2 3 4, तो है सेकंड हार्मोनिक की लेकिन फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगी। ये केस है जब व्हेन ओपन एंड बोथ एंड्स का, और ये केस है क्लोज्ड एट वन एंड का। पहले हम ये वाला केस ज़रा डील आउट करते हैं। जब ओपन एंड बोथ एंड्स हमारा ऑर्गन पाइप है तो हम उसके लिए फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और उससे नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी मतलब कि F1 और F4 को कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपने इसको फॉलो अप नहीं करना, आपने मेरे वाले स्टेप्स को देखना है। तो हेडिंग देनी है व्हेन पाइप इज़ ओपन एंड बोथ एंड्स, ए व्हेन पाइप्स इज ओपन एंड बोथ एंड्स। ये वही वाला फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला आपको इस टॉपिक में मिल जाएगा, उसको सिंपली डिनोट करो। फंडामेंटल हार्मोनिक के लिए n को 1 पुट करो तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पर v की वैल्यू हमें गिवन है 350 पुट की, l की वैल्यू भी हमें गिवन है, ठीक है, उसको पुट किया और सिंपल F1 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अच्छा जी, उसके बाद उसी की सेकेंड हार्मोनिक को फाइंड आउट करने के लिए हमने इसी वाले एक्सप्रेशन को N2 के लिए लिखना है। जब हम इसको N2 के लिए लिखेंगे तो हमारे पास F जो है वो F2 हो जाएगा, 2V 2L हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब उसमें 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास कुछ इस फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पर सिंपल V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, L की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो F2 आ जाएगा, सिंपल, बहुत ही सिंपल। अच्छा, ये तरीका था एक मेथड, इसी को फॉलो अप कर लेना मेरे लिहाज से। सेकंड तरीका ये है जी कि ये एक और फार्मूला है, एक तो ये जनरल फार्मूला है ना, एक ये वाला फार्मूला। इस फार्मूला के लिए हमें F1 पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि F1 है तो अगर हम सेकंड हार्मोनिक की बात करें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, अगर थर्ड की बात करें तो 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, इस वैल्यू को इस तरह से अप टू सो ऑन। बेसिकली ये भी फॉलो अप कर सकते हो और ये भी फॉलो अप कर सकते हो। जैसे कि सेकंड हार्मोनिक से तो इस वाली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सेकंड हार्मोनिक की वैल्यू, अगर थर्ड की फाइंड करें जिसको 3 से कर देते, इट्स अप टू अस। लेकिन अगर आप मेरे वाला ये वाला फॉर्मूला भी फॉलो अप कर लोगे तो आंसर आपका वही आएगा और वो ठीक आंसर आएगा। अच्छा जी, व्हेन पाइप इज क्लोज्ड एट वन एंड, ये वाला केस। अब इसमें आप लोगों ने फिर मेरी वाली राइटिंग को फॉलो अप करो कि ये जनरल फार्मूला है, लेकिन जब क्लोज्ड एट वन एंड हो तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2L है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4L हो जाता है। अब N1 के लिए हम लोगों ने बेसिकली इसको 1 के लिए लिखा, ठीक है। इसको 1 के लिए लिखने के बाद V की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, L की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व आउट किया तो हमारे पास F1 की वैल्यू आ गई हर्ट्स में। अब हम लोगों ने नेक्स्ट सेकंड हार्मोनिक को फाइंड आउट करना है, लेकिन नेक्स्ट हार्मोनिक जो कि F1 की फ़ौरन बाद आएगा, इन केस ऑफ जब वन एंड क्लोज्ड हो तो हमने कुछ n की वैल्यू को ऑड नंबर में फॉलो अप करना होता है। तो अब हम F2 की जगह F3 को लेंगे, ठीक है। तो हम लोग F2 की जगह F3 को लेंगे और यही वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला, चाहो तो इसी वाले फार्मूला में 3 को पुट कर दो तब भी ठीक आंसर आएगा, और यहाँ चाहो तो इस वाले फार्मूला में 3 को पुट कर दो तो तब भी हमारे पास ठीक आंसर आएगा। उसके बाद रिजल्ट्स को डिनोट कर देना तो ये न्यूमेरिकल हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट ये है चर्च ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ पाइप ईच ओपन एट वन एंड ऑफ डिफरेंट लेंथ, द मिनिमम हाइट्स इज लेंथ इज 30 मिलीमीटर एंड द लॉन्गेस्ट इज 4 मीटर, कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द फंडामेंटल नोट्स। अच्छा, ये चर्च ऑर्गन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है। ये चर्चेज में पड़ा होता है, अक्सर आपको देखने को मिलेगा, नेट पे देख लीजिएगा अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो। अच्छा जी, मिनिमम लेंथ ऑफ द पाइप L1 हमें गिवन है 30 मिलीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करो। उसको कन्वर्ट करने के लिए
क्या करना है, बेसिकली 10 की पावर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा देना है। मैक्सिमम लेंथ गिवन है 4 मीटर की, इसको एज इट इज़ रहने तो मीटर में ऑलरेडी गिवन है। और स्पीड ऑफ द साउंड हमें पता है, अगर मेरे ख्याल है स्पीड ऑफ साउंड स्टेटमेंट में गिवन है, या स्पीड ऑफ साउंड स्टेटमेंट में गिवन है, ये हमारे पास गिवन डेटा हो गया है। अब फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी फॉर द मैक्सिमम लेंथ और फ्रीक्वेंसी फॉर द मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ के लिए फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है। मिनिमम लेंथ के लिए फ्रीक्वेंसी को मैंने F1 से डिनोट किया और मैक्सिमम के लिए F1 प्राइम कर दिया। अच्छा जी, फार्मूला से चलते हैं हम लोग, ठीक हो गया। अब आप लोग यहाँ पर देख लो कि ऑर्गन पाइप कंसिस्ट ऑफ पाइप, हाँ अब उन्होंने स्टेटमेंट दी ईच ओपन एट वन एंड, ये वो वाला पाइप है जो एक एंड से खुला है, एक साइड से क्लोज्ड है, ठीक है। तो उसके लिए फार्मूला कुछ ये होता है। इस वाले फार्मूला को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए पहले लिखो, ठीक है। तो हम लोग एन को जब फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन हमारे पास 1 हो जाएगा, तो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में एक्सप्रेशन आएगा, ठीक हो गया। इस फॉर्म में जो एक्सप्रेशन आएगा उसको हम लोगों ने फॉर मिनिमम लेंथ करना है। तो मिनिमम लेंथ के लिए हम लोगों के पास जो एल की वैल्यू है वो क्या है, 30 इंटू 10⁻³ मीटर, उसको पुट किया, ठीक है। बेसिकली सॉल्व वे में भी उसको पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया। मैक्सिमम लेंथ के लिए सेम हम लोगों ने क्या करना है, उसको F1 प्राइम से डिनोट करना है। अब डिफरेंस बस जस्ट इस बात का डिफरेंस है, यहाँ पर भी यहाँ अब हमारे पास डिफरेंस इस बात का है कि हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये भी फंडामेंटल है, ये भी फंडामेंटल है, इसको बेसिकली L1 प्राइम कर लो, ठीक है। L1 ये है। अच्छा स्टूडेंट, इसको दोबारा से देख लो कि जो हमने मिनिमम लेंथ ऑफ द वायर है वो L1 है और मैक्सिमम लेंथ ऑफ द वायर L1 प्राइम है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी फॉर मिनिमम लेंथ F1 है और फ्रीक्वेंसी फॉर मैक्सिमम लेंथ F1 प्राइम है, ठीक हो गया। तो अब हम लोग जब फॉर मैक्सिमम लेंथ की बात करेंगे तो हम लोग जनरल फार्मूला को में F को F1 मतलब बेसिकली तो फंडामेंटली वो रहेगा, सही है, हो जाएगा। यहाँ पर भी 1 आएगा लेकिन L1 प्राइम आएगा यहाँ पे, ठीक है। L1 प्राइम आएगा। अब बेसिकली प्राइम्स वाली वैल्यू को पुट कर देना अंदर, ठीक है। बिकॉज मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम के लिए फंडामेंटल को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम लोग हर चीज़ को प्राइम्स के साथ पुट कर देंगे, ठीक है। तो जो मैक्सिमम के लिए लेंथ है जिसको मैंने L1 प्राइम से डिनोट किया वो 4 थी, उसको लिख दिया। वेलोसिटी दोनों के लिए सेम है, 340 दोनों के। अब फंडामेंटल में 4 दोनों के लिए 4L मतलब 4L के साथ 4 ही मल्टीप्लाई और तो एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमारे पास मैक्सिमम लेंथ के लिए भी आ गया रिलेशन और मिनिमम के लिए आ गया, उसको फिर रिजल्ट में डिनोट कर देना। अच्छा जी, उसके बाद है 8.7 न्यूमेरिकल। अब इसमें भी हमारे पास ना 2 ट्यूनिंग फॉक्स हैं। अब मैं इसको जल्दी से कर रही हूँ ज़रा कवर, टाइम वीडियो बहुत लंबी हो गई है। हमारे पास बेसिकली 2 ट्यूनिंग फॉक्स है और जब उनको एक साथ हम ऑपरेट करवाते हैं तो हमारे पास जो बीट नंबर ऑफ़ नोट्स हैं वो 3 आते हैं, ठीक है। बीट फ्रीक्वेंसी कह लो कि नंबर ऑफ़ बीट्स कह लो, वो हमारे पास 3 आते हैं। और जब हम उसको आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्स को उनको हम लोग करवाते हैं, इकट्ठे ऑपरेट करवाते हैं, तो नंबर ऑफ़ नोट्स जो हैं या नंबर ऑफ़ बीट्स जो हैं वो हमारे पास 1 आते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम लोगों ने क्या करना है, उन्होंने हमें कहा है कि सेकंड ट्यूनिंग फॉक्स की फ्रीक्वेंसी को फाइंड करो। अब पहले वाले न्यूमेरिकल में जो बीट से रिलेटेड उसमें कहा था कि तब उसकी फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करो जब उसमें हमने वैक्स डाला हुआ है। इस वाले न्यूमेरिकल में फ़र्क ये कि हमने सिंपली उसकी फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है, वो वाली फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट नहीं करना जिसमें नेक्स्ट हमने उसको वैक्स उसको उसमें इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। तो एन उन लोगों ने लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ बीट्स पर सेकेंड बिफोर लोडिंग 3 है और नंबर ऑफ़ बीट्स आफ्टर लोडिंग 1 है और फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट ट्यूनिंग फॉक्स जो गिवन है। अब सिंपली हमने F2 को फाइंड आउट करना है, ये हमारा एक्सप्रेशन था। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा रीअरेंज करके लिखा है और 3 को एक दफ़ा ऐड करें, एक दफ़ा सब्सट्रैक्ट करें, तो हमने ये 2 केसेस को किया, ठीक है। एक दफ़ा ऐड अप हो रहा है, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब उसको दोनों को सॉल्व कर लिया। अब लोड करने के बाद नंबर ऑफ़ बीट्स जो है वो कम हो रही है। किस तरह कम हो रही है, आप लोग ये देखो कि पहले नंबर ऑफ़ बीट्स 3 थी, लोड करने के बाद कम हो गई, दूसरे वाले न्यूमेरिकल में ज़्यादा और तीसरे वाले न्यूमेरिकल में कम हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली कम हो रही हैं, तो हम लोगों को जब हमने वैक्स इंट्रोड्यूस करवाया तो नंबर ऑफ़ बीट्स 3 से हो गई 1। इसका मतलब है कि इन दोनों में से जोन सी वैल्यू में F2 की वैल्यू फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, हमें उसको वो हमें चाहिए, तो वो ये वाली वैल्यू है। तो बेसिकली ये हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क और ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है। सो अब आपकी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए हैं।